गुड आफ्टरनून ऑल। तो देखो, लास्ट चैप्टर था हमारा इंस्पेक्शन सर्च सीजर वाला। उसमें हमने ऑलमोस्ट इंस्पेक्शन उसके बारे में पढ़ लिया था, सर्च सीजर के बारे में पढ़ लिया, किसके पास पावर होता है, क्या क्या पावर होते हैं। ठीक है, सीज किया जाएगा तो किस तरीके से सीज करेंगे, उनको रिलीज करने का कुछ हमने पढ़ा था, प्रोविजनल रिलीज था। ठीक है, पेरिशेबल गुड्स का रिलीज था। तो मैं एक बार टेस्ट कर रहा हूं आपका कि आपको कुछ याद है क्या। अगर पेरिशेबल गुड्स होंगे और पेरिशेबल गुड्स को अगर प्रॉपर ऑफिसर ने सीज किया है तो असेसी को कितना पेमेंट करके वो पेरिशेबल गुड्स रिलीज कर दिए जाएंगे। बताओ, असेसी कितना पेमेंट करे कि वो पेरिशेबल गुड्स रिलीज हो जाए। मार्केट वैल्यू ऑफ पेरिशेबल गुड्स और अमाउंट पेएबल विच एवर इज लोअर। वेरी गुड। तो सिंपल सा आंसर था इसका। ठीक है, दोनों में से जो कम हो वो पेमेंट कर दो और उसके बाद आपके गुड्स रिलीज कर दिए जाएंगे। ठीक है, फिर हमने एक देखा था पावर टू अरेस्ट। ठीक है, अरेस्ट का पावर आप बता सकते हो मेरे को, कितने रुपए का मिनिमम टैक्स इवेजन होगा तो अरेस्ट करने की पावर है। 2 करोड़। वेरी गुड। 2 करोड़ से ज्यादा का टैक्स इवेजन है तो ही अरेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, उससे कम में अरेस्ट करने का पावर नहीं है। पर प्रोसिक्यूशन चार्ज लगाने का पावर कितने अमाउंट से ऊपर हो जाता है? 1 करोड़। तो दोनों चीजों में ध्यान रखना, फर्क है। दूसरा, अगर आप रिपीटेड डिफॉल्टर हो, मतलब एक बार आपको प्रोसिक्यूशन हो चुकी है और दूसरी बार आप प्रोसिक्यूशन कर रहे हो, तो फिर ये 1 करोड़ और 2 करोड़ की लिमिट क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। ठीक है, ठीक है। अरेस्ट के केस में हमने पढ़ा था कि 4 ऑफेंसेज हैं जिनमें केवल अरेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, इन 4 ऑफेंस के अलावा कोई भी आपके यहाँ पे केस नहीं बन रहा है अरेस्ट का। इन 4 ऑफेंस में भी लिमिट आपने देख ली थी और पनिशमेंट कितना मिलता है वो भी एक बार हम देख चुके हैं। बाकी हम ऑफेंसेज एंड पेनल्टीज वाले चैप्टर में इसको दोबारा देखेंगे एक बार। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको कॉग्निजिबल, नॉन कॉग्निजिबल, बेलेबल, नॉन बेलेबल इसके बारे में भी बताया था। चलो, अब हमें आगे करना है। इसमें सेक्शन नंबर 70 है, पावर टू समन। तो इस सेक्शन में हमने कौन कौन से पावर देखे? देखो, एक पावर था इंस्पेक्शन का, एक पावर था सर्च सीज करने का, एक पावर है अरेस्ट का। ऑफिसर्स याद है आपको? कौन सा पावर कौन से ऑफिसर के पास है? अरेस्ट का पावर कमिश्नर के पास होता है। बाकी जो पावर्स हैं वो सारे के सारे जॉइंट कमिश्नर से लेके उसकी हायर अथॉरिटी के पास होते हैं। ठीक है, पर अरेस्ट का पावर कमिश्नर के पास है। उससे नीचे की अथॉरिटी अरेस्ट का पावर एक्सरसाइज नहीं कर पाएगी। अब मैं बात कर रहा हूं पावर टू सम्मन। सम्मन का मतलब क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में हम बोलें तो किसी भी पर्सन को जीएसटी ऑफिसर अपने ऑफिस में बुला सकता है ना? क्यों बुलाएगा? हो सकता है जिस पर्सन को बुलाया जा रहा है उसके पास कोई एविडेंस हो, सबूत हो, मतलब जो प्रोसीडिंग चल रही है उससे रिलेटेड कोई सबूत हो। ठीक है ना, सबूत। या फिर इसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स होंगे तो ये डॉक्यूमेंट्स इससे मंगवा लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कोई बिजनेस में आपका डेटर क्रेडिटर है ना, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए जीएसटी ऑफिसर को, तो बुला लो डेटर क्रेडिटर को और उसको बोलो कि आप अपनी तरफ से स्टेटमेंट दो कि आपका कितना बैलेंस ड्यू होता है या फिर आपको कितना पेमेंट लेना है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स और एविडेंस मंगवाने के लिए क्या किसी को भी सम्मन इशू किया जा सकता है क्या? हाँ या ना? तो पावर है, किसी को भी किया जा सकता है। देखो, प्रॉपर ऑफिसर शेल हैव पावर टू सम्मन एनी पर्सन। किसी को भी बुलाया जा सकता है हुज अटेंडेंस इज कंसिडर्ड नेसेसरी। ये भी ध्यान रखना, ऐसे किसी भी आदमी को बुलाया जा सकता है जिसका प्रेजेंट होना जरूरी है। किस चीज के लिए जरूरी है? या तो उसके पास कोई एविडेंस है या फिर उसके पास कोई डॉक्यूमेंट है या कोई चीज है जो कि इंक्वायरी में यूज आने वाली है। सिंपल सी बात है। सम्मन के बाकी सारे जो प्रोसेस होंगे वो वही होंगे जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में दे रखे हैं। तो वो आपको नहीं पढ़ने क्या होते हैं, आपको केवल ध्यान रखना है जीएसटी ऑफिसर के पास पावर है, बस। दूसरा, ये जो प्रोसीडिंग होगी, ये छोटा सा क्वेश्चन बनता है, इन प्रोसीडिंग्स को जुडिशियल प्रोसीडिंग्स माना जाएगा इंडियन पेनल कोड के अंदर। बस इतना सा ध्यान रख लेना कि आईपीसी की बात करें तो इनको जुडिशियल प्रोसीडिंग्स मानी जाएगी, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं मानी जाएगी। जुडिशियल और क्रिमिनल में अंतर है। ठीक है, क्लियर है यहां तक?
छोटा सा सेक्शन है ये तो एकदम। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है एक्सेस टू बिजनेस प्रीमाइसेज। अगेन वही बात आ रही है, क्या कोई जीएसटी ऑफिसर आपके बिजनेस प्रीमाइसेज में आ सकता है? क्या आ सकता है, पर विद द परमिशन ऑफ जॉइंट कमिश्नर। कम से कम जॉइंट कमिश्नर से अथोराइज करके आओगे आप, है ना। और अगर जॉइंट कमिश्नर परमिशन देता है तो कोई भी पर्सन आ सकता है आपके बिजनेस पर प्रीमाइसेस पे, कोई भी ऑफिसर, सॉरी। क्या क्या करेगा वो आके देखो। किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन के यहाँ आया जा सकता है और उसके यहाँ पे क्या क्या इंस्पेक्शन करने का पावर है। पहला, उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट देखी जा सकती है, डॉक्यूमेंट्स, कंप्यूटर्स, कंप्यूटर प्रोग्राम्स, मतलब टेली वगैरह कोई सॉफ्टवेयर होगा तो वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, वेदर इंस्टॉल्ड इन अ कंप्यूटर और अदरवाइज, एंड सच अदर थिंग्स एज यू मे रिक्वायर एंड विच मे बी अवेलेबल एट सच प्लेस। तो आपने जो प्लेस ऑफ बिजनेस दे रखा है उस पे कभी भी जीएसटी ऑफिसर आ सकता है। तो अच्छे से ध्यान रखना, प्रैक्टिकली ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग बिजनेस कर रहे हो, आप सोचते हो कि जीएसटी वाले यहाँ थोड़ी आएंगे, यहाँ तो चोरी का काम चलने दो, कभी कोई स्क्रूटनी आएगी तो नोटिस से आएगी, जरूरी नहीं है। आपके यहाँ जीएसटी ऑफिसर भी आ सकता है। दूसरा, फॉर द पर्पजेज ऑफ, क्यों आएगा वो देखो। दूसरा, कैरिंग आउट एनी ऑडिट, ऑडिट करने के लिए आ सकते हैं, स्क्रूटनी, वेरिफिकेशन या चेक्स एज मे बी नेसेसरी टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू। चलो जी, एवरी पर्सन इन चार्ज ऑफ प्लेस, मतलब जिस प्लेस पे आप इंस्पेक्शन करने जा रहे हो जीएसटी ऑफिसर, उसका जो भी पर्सन इंचार्ज होगा वो जो कुछ भी उससे डिमांड किया जाएगा, मतलब मांगा जाएगा, वो अवेलेबल करवाएगा। किसको अवेलेबल करवाएगा? अगर कोई अथोराइज्ड ऑफिसर आया उसको, ऑडिट करने कोई आया तो ऑडिट पार्टी को, या फिर स्पेशल ऑडिट जो आपने पढ़ी थी सेक्शन 66 में, वो सीए या सीएमए कोई ऑडिट करने आया तो उसको। मतलब कुल मिला के हम बोल सकते हैं जीएसटी में जो ऑडिट के या इंस्पेक्शन करने के पावर्स है, उनमें जो भी ऑफिसर है या सीए सीएमए है वो जाता है प्लेस ऑफ बिजनेस पे, तो वो जो डॉक्यूमेंट्स मांगेगा वो आपको अवेलेबल कराने जरूरी है। आप ये नहीं बोल सकते रजिस्टर्ड पर्सन होके कि जो डॉक्यूमेंट है वो आप खुद चूज कर लो कहाँ है क्या है। ठीक है, आपसे जो मांगा जाएगा वो आपको अवेलेबल करवाना पड़ेगा। ठीक है जी। द फॉलोइंग डिटेल्स, सच रिकॉर्ड्स एज प्रिपेयर्ड मेंटेन्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन। क्या क्या मांगा जा सकता है देखो, कोई भी रिकॉर्ड जो कि आपने प्रिपेयर कर रखा है, ट्रायल बैलेंस, स्टेटमेंट ऑफ एनुअल फाइनेंशियल अकाउंट्स ड्यूली ऑडिटेड वेयर रिक्वायर्ड, पोस्ट ऑडिट रिपोर्ट होगी आपके पास, इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट होगी, या एनी अदर रेलेवेंट रिकॉर्ड्स फॉर द स्क्रूटनी विद इन अ पीरियड ऑफ 15 वर्किंग डेज फ्रॉम द डे व्हेन सच डिमांड इज मेड। तो ये मॉनेटरी लिमिट है, आप ध्यान रख लेना यहाँ पे। आपसे अगर कोई मांगा जाता है तो 15 दिन का आपको टाइम दिया जाएगा, 15 दिन में आपको सबमिट करना होगा। ठीक है, या फिर कोई एक्सटेंशन पीरियड मिल जाए तो वो अलग बात। क्लियर है ये सेक्शन भी? छोटे छोटे से सेक्शन है एकदम, टू द पॉइंट क्वेश्चन आते हैं इन पे। क्लियर? सब बोलो फटाफट। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। देखो ये क्या बोल रहा है, सेक्शन नंबर 72 बोल रहा है कि जीएसटी ऑफिसर जो अपनी ड्यूटी कर रहा है, कभी इंस्पेक्शन पे जा रहा है, कभी सर्च करने जा रहा है, तो क्या जीएसटी ऑफिसर किसी अदर ऑफिसर्स की हेल्प ले सकता है क्या? तो यहाँ पे साफ साफ पावर दे रखा है आपको सीजीएसटी एक्ट के अंदर कि जितने भी पुलिस ऑफिसर होंगे वो, अगर जीएसटी ऑफिसर उनको बोलेगा तो पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी होगी वो जीएसटी ऑफिसर के साथ असिस्ट करेगा। जितने भी रेलवे के ऑफिसर होंगे, कस्टम्स के ऑफिसर होंगे, एंड दोज अदर ऑफिसर्स एंगेज्ड इन द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू, मतलब आपके कलेक्टर से रिलेटेड जो ऑफिसर होंगे, इंक्लूडिंग विलेज ऑफिसर्स, ऑफिसर्स ऑफ एसजीएसटी, ऑफिसर्स ऑफ यूटीजीएसटी, शेल असिस्ट प्रॉपर ऑफिसर इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, तो नाम याद रख लेना, कौन कौन से ऑफिसर के नाम लिखे हुए हैं। पुलिस ऑफिसर है, रेलवे, कस्टम्स, ऑफिसर एंगेज इन कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू, विलेज ऑफिसर, एसजीएसटी ऑफिसर, यूटीजीएसटी ऑफिसर। ठीक है, आगे आता है द गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन एम्पावर एंड रिक्वायर एनी अदर क्लास ऑफ ऑफिसर। और गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इश्यू करके किसी अदर ऑफिसर को भी इस लिस्ट में शामिल कर सकती है। लीजिए, चैप्टर इज ओवर। कोई डाउट है इस चैप्टर से रिलेटेड तो बोलो, अदरवाइज नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं।
क्लियर?